यह दौर वैसा था जहां हर फैसला भारी था और हर कदम का असर पूरे इलाके में महसूस होता था। पहाड़ों के बीच तनाव साफ दिखता था। राजधानी तक बदली हुई लगती थी, जैसे सब जानते हों कि आने वाला समय आसान नहीं है। लोग समझ चुके थे कि जरा सी चूक भी हालात को उलट सकती है। इसी खिंचाव और इसी सख्ती के बीच वो घटनाएं शुरू होने वाली थीं, जिनका असर आगे तक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1605 के अंत में अकबर की मौत हुई और मुगल दरबार में उसका बेटे सलीम तख्त पर बैठा। सलीम ने अपने लिए शाही खिताब जहांगीर रखा। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही दरबार में राजनीतिक संतुलन फिर से बदल गया। जहांगीर ने यह स्पष्ट किया कि वह अकबर की नीति को आगे बढ़ाएगा, खास तौर पर राजपूत राज्यों के साथ संबंधों में। मेवाड़, जिसने अब तक मुगलों के सामने झुकने से इनकार किया था, फिर से मुगल निशाने पर था। अकबर के समय में भी महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह की लड़ाइयां मुगल शक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही थीं। जहांगीर चाहता था कि अपने राज्य के पहले साल में वह उन इलाकों को फिर से काबू में लाए जिन्हें अकबर न पा सका था। दरबार के अमीर जैसे अब्दुर रहीम, आसफ खान और जगन्नाथ कछवाहा ने सलाह दी कि मेवाड़ के खिलाफ फिर से अभियान चलाया जाए, पर इस बार संगठित और नियंत्रित तरीके से। इसके बाद जहांगीर ने दरबार में घोषणा की कि मेवाड़ के लिए नई मुहिम तैयार की जाए। इस फौज का नाम मात्र नेतृत्व उसके 16 साल के बेटे शहजादा परवेज मिर्जा को दिया गया, मगर असल कमांड आसफ खान के हाथों में रही। सेना का मुख्य सैन्य सलाहकार अब्दुर रहीम था और रोजमर्रा के प्रशासन की जिम्मेदारी अब्दुर रज्जाक मामूरी को दी गई। इस मुहिम के लिए कई मनसबदार भी शामिल थे, जैसे जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा, माधो सिंह शेखावत और शेर खान अफगान। दरबार की बैठक में जहांगीर ने कहा कि पहले महाराणा अमर सिंह से शांति की कोशिश की जाए। अगर वह दरबारी वफादारी कबूल कर ले तो कोई सजा न दी जाए, लेकिन अगर वह इनकार करे तो खुद जहांगीर की मुहिम के तहत कार्रवाई की जाए। इस फरमान के बाद पूरे साम्राज्य में खबर फैल गई कि जहांगीर ने अपना पहला सैन्य अभियान मेवाड़ के खिलाफ चुना है। उधर चावंड में बैठे महाराणा अमर सिंह तक यह सूचना पहुंची। उन्होंने दरबार में कहा कि उनके पिता महाराणा प्रताप ने इन पहाड़ियों को अपने रक्त से संभाला था और अब वे उन्हें झुकने नहीं देंगे। उन्होंने फौरन गुप्तचर जाल को सक्रिय किया ताकि मुगल सेना की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिले। राजधानी में हथियारों की मरम्मत और घोड़ों की तैयारी शुरू हुई। भील टुकड़ियों को संदेश भेजा गया कि अगर अरावली के दर्रों में कोई हलचल दिखे तो तुरंत सूचित किया जाए। इस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, मगर युद्ध की संभावना ने लोगों में चिंता भर दी थी। कई गांव वालों ने अपना अनाज पहाड़ियों के ऊपर छिपा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर मुगल आएंगे तो वे लूट तो मचाएंगे। दरबार के सरदारों का मत था कि मुगल सेना की गिनती और संसाधन बहुत बड़े हैं, इसलिए युद्ध की रणनीति सीधी न रख के पहाड़ी ढलानों और दर्रों में रक्षा की जाए। महाराणा अमर सिंह ने इस सलाह को स्वीकार किया। इसी बीच आसफ खान ने आगरा से अपनी फौज की तैयारियां शुरू कर दी। शहजादा परवेज मिर्जा के लिए खास झंडा और मुकाम तय किया गया ताकि अभियान को शाही रूप मिले। मेवाड़ दरबार के योद्धा जैसे भीम सिंह चुंडावत, रतन सिंह देवड़ा और कुलदेव चुंडावत सभी मौजूद थे। महाराणा अमर सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य युद्ध छेड़ना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की रक्षा करना है। उसी क्षण यह तय हुआ कि राजधानी को स्थायी रूप से चावंड में ही रखा जाए। चावंड उस समय घने जंगलों, झरनों और पत्थर की घाटियों से घिरा एक जीवंत नगर था। यह नगर महाराणा प्रताप के समय से ही मेवाड़ का प्रतीक बन चुका था। यहाँ की पहाड़ियों में हथियार बनाने के कारखाने भी थे। इसके बाद भीम सिंह चुंडावत को दक्षिण सीमा की चौकियां संभालने का कार्य दिया गया, जबकि रतन सिंह देबरा को गोगुंदा से देबारी तक की निगरानी सौंपी गई। भीलों की भूमिका इस समय और महत्वपूर्ण हो गई थी। पनारवा और आसपास के गांवों के भील सरदारों ने वचन दिया कि वे हर दर्रे में आने जाने वाले सैनिकों की सूचना सबसे पहले भेजेंगे। इस साझेदारी ने मेवाड़ की पहाड़ियों को एक जीवित सुरक्षा तंत्र बना दिया था। इसी दौरान चावंड से रोज संदेशवाहक निकलकर
अजमेर और आगरा की दिशा में जाते ताकि मुगल फौज की चाल का पता चलता रहे। कुछ ही सप्ताह में सूचना मिली कि आसफ खान ने आगरा में छावनियां बनवानी शुरू कर दी हैं और शहजादा परवेज मिर्जा का झंडा तैयार किया गया है। इसका अर्थ था कि युद्ध अब केवल संभावना नहीं बल्कि तय कार्यक्रम बन चुका है। यह खबर सुनने के बाद महाराणा अमर सिंह के आदेश अनुसार अरावली के संकरे रास्तों में खाइयां खुदवाई गईं ताकि मुगल तोपें और रसद के पहिए आगे न बढ़ सकें। कुछ प्रमुख दर्रे जैसे दिवेर, देबारी, गोगुंदा, उंथाला और पनारवा को रणनीतिक रूप से चिन्हित कर वहां अस्थायी बाधाएं तैयार करवाई गईं। प्रत्येक महत्वपूर्ण दर्रे के पास छोटे गोदाम बनवाए गए जिनमें सूखी लकड़ी, पानी, अनाज और हथियार रखे गए ताकि लंबी घेराबंदी की स्थिति में स्थानीय इकाइयां आत्मनिर्भर रह सकें। स्थानीय ग्रामवासियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी पराये व्यक्ति को रास्ते की जानकारी न दें और रसद गोदामों की सुरक्षा में सहयोग करें। हर चौकी के लिए स्पष्ट रसद नियम बने कि हर सिपाही के पास कम से कम 2 दिन का सूखा राशन हमेशा रखा जाए और रात में चौकियों पर संकेत मशालों के द्वारा दिए जाए ताकि दूरस्थ चौकियों से शीघ्र सूचना मिल सके। इसके अलावा किसी भी खबर को बिना पुष्टि के दरबार तक न पहुंचाया जाए ताकि अफवाहें फैलने से बचें और निर्णय शुद्ध स्रोतों पर आधारित हों। फरवरी 1606 में मुगल सेना आगरा से रवाना हुई। अजमेर तक पहुंचते पहुंचते गर्मी और पत्थरीले इलाके ने सेना को थका दिया। घोड़ों के नाल टूटते और पानी की कमी से कई दल रुक रुक कर चलते। कुछ जगह सिपाहियों को सूखे कुओं से मिट्टी खोदकर पानी निकालना पड़ा। ये सारी खबरें इकट्ठी कर मेवाड़ के गुप्तचरों ने महाराणा अमर सिंह को सूचित किया कि काफिला अब अरावली की पहली श्रृंखलाओं की तरफ बढ़ रहा है। महाराणा अमर सिंह ने सभी सीमांत चौकियों को आदेश भेजा कि एक भी पल के लिए मुगल सेना को अपनी नजरों से दूर न होने दें। जब मुगल दस्ते उंथाला के दर्रे में उतरे, ऊपर से झाड़ियों में छिपे तीरंदाजों ने तीरों की बौछार की। कुछ ही पलों में सवारों में अफरा तफरी मच गई और यह छोटा पर साफ संकेत था कि मेवाड़ युद्ध के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे मुगल सेना आगे बढ़ रही थी, ऊंचाइयों से पत्थर और तीर बरस रहे थे। रास्ता इतना तंग था कि 2 घोड़े साथ साथ नहीं चल सकते थे। भीलों के हमले छोटे मगर लगातार थे। हर कोस पर कोई न कोई घात लगाकर बैठा मिलता। महाराणा अमर सिंह ने नीति दी कि हर दर्रे में दुश्मन को धीरे धीरे थकाया जाए और सीधे टकराया न जाए। रात के समय राजपूत और भील दल घाटियों में उतरकर रसद लाइन काट देते, तोपों के रस से कमजोर कर देते या ऊंटों को भगा देते। यह गुरिल्ला रणनीति धीरे धीरे मुगलों की ताकत कम करने लगी। अब्दुल रज्जाक मामूरी की रिपोर्ट में लिखा था कि पानी न मिलने से हर 7 दिन में 100 से ज्यादा घोड़े मर रहे हैं। बीमारियां और थकान बढ़ती गई। माधो सिंह कछवाहा और शेर खान अफगान ने रुकने की सलाह दी, पर आसफ खान जहांगीर के आदेश से पीछे हटने को तैयार न था। मई तक सेना देबारी की ओर पहुंच गई, पर हर कदम महंगा पड़ रहा था। मेवाड़ के सिपाही दूर से वार करते और गायब हो जाते और यह लगातार चल रहा पहाड़ी युद्ध अब स्पष्ट रूप से मुगल सेना को थका चुका था। इन छोटे हमलों के बाद महाराणा अमर सिंह ने गोगुंदा के करीब शिविर लगाया और चारों मुख्य दर्रों के कमांडरों से रोज रिपोर्ट मांगी। उनका कहना था कि वे पहाड़ों को दुश्मन का कैद खाना बना रहे हैं। अब पूरा इलाका मुगल सेना के लिए एक फंदा बन चुका था। इसके बाद रतन सिंह देबरा के नेतृत्व में राजपूत दल ने उंठाला और देबारी के बीच मुगल रसद काफिले पर छापा मारा, जिसमें कई ऊंट और रसद गाड़ियां जब्त हुईं। भीम सिंह चुंडावत ने दक्षिण दिशा से अकस्मात हमला कर मुगल घोड़ों को छुड़ा लिया। इन छापों से मुगल सेना की सप्लाई लाइन लगातार कमजोर हो रही थी। अब्दुल रहीम ने चेतावनी दी कि आराम न मिला तो सेना का हौसला टूट जाएगा, पर आसफ खान ने किसी की भी न सुनी। उसने सेना को दिवेर की घाटी में कैंप लगाकर मुख्य युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। महाराणा अमर सिंह ने यह सूचना मिलते ही रात भर घोड़ा दौड़ाकर दिवेर की ओर रवानगी की। उनके साथ राजपूत सिपाही और भील धनुर्धर थे। दिवेर पहुंचकर उन्होंने ऊंचाई से देखा कि नीचे मुगल तंबू लग रहे थे और तोपों की गूंज पहाड़ियों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि अब युद्ध उनकी जमीन और उनके सम्मान का है, और इसके बाद चारों दर्रों में राजपूत सैनिक तैनात कर दिए गए।
मुगल सेना संख्या में ज्यादा थी, पर मेवाड़ के सैनिक अपनी जमीन से परिचित थे। अप्रैल के अंत तक दोनों सेनाएं दिवेर की घाटी में आमने सामने थीं। अब्दुर रहीम ने तोपखाना बीच में और अमीरों को दोनों पंखों पर तैनात किया। रसद कारवां पीछे रखे गए ताकि बचाव संभव रहे। महाराणा अमर सिंह ने दक्षिणी ऊंचाई पर अपना डेरा लगाया था। रात में दरबार बैठा, नक्शा खोला गया और योजना बनी कि पहले धनुर्धर ऊपर से हमला करेंगे ताकि मुगल पंक्ति टूटे। फिर जब तोपखाने में अव्यवस्था फैले तो घुड़सवार दल नीचे उतरे। सुबह होते ही मुगल तोपों से गोले छूटे जो पहाड़ियों से टकराकर बिखर गए। जवाब में ऊपर से तीरों की बारिश हुई और भीलों ने झाड़ियों से लगातार वार किया। 2 घंटे के अंदर मुगल अग्रिम पंक्ति अस्त व्यस्त हो गई। अब्दुर रहीम ने सिपाहियों को पुनः संगठित करने की कोशिश की, पर हवा और ऊंचाई दोनों उसके खिलाफ थे। दोपहर तक घाटी धूल और धुएं से भर गई। बारूद नमी से भिग गया और कई तोपें बंद पड़ गईं। माधो सिंह शेखावत ने दायां मोर्चा आगे बढ़ाया तो ऊपर से पत्थरों की वर्षा हो गई। कई घोड़े गिर गए और सवार पीछे हटने को मजबूर हुए। रात में भीम सिंह चुंडावत ने सवारों के साथ मुगल रसद गाड़ियों में आग लगा दी। सुबह तक दुश्मन का आधा अनाज जल चुका था। मुगल शिविर में बेचैनी थी क्योंकि सैकड़ों घोड़े मर चुके थे। फिर भी आसफ खान ने ऐलान किया कि अगले दिन पूरा मोर्चा एक साथ आगे बढ़ेगा और घाटी को पार करेगा। सुबह से पहले महाराणा अमर सिंह ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया। बायां मोर्चा रतन सिंह देबरा, दायां भीम सिंह चुंडावत और मध्य स्वयं महाराणा अमर सिंह के अधीन। उन्होंने आदेश दिया कि जब तक शंख न बजे कोई तलवार न निकले। महाराणा अमर सिंह ने शंख बजाया और उसी क्षण रतन सिंह देबरा का बायां मोर्चा नीचे उतरा और मुगल घुड़सवारों पर धावा बोला। ऊपर से भीलों की पत्थरबाजी जारी रही, जिससे तोपों की गाड़ियां अटक गईं। माधो सिंह कछवाहा ने दायां पंख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन संकरे रास्ते में घोड़े फंस गए। 2 घंटे तक युद्ध पूरी घाटी में फैला रहा। अब्दुर रहीम खुद मध्य मोर्चे पर उतरा और सिपाहियों को तलवार भाले से लड़ने का आदेश दिया, क्योंकि ऊंचाई के कारण तोपें निष्फल थीं। राजपूत बार बार नीचे उतरकर छोटे छोटे धावे करते रहे। दोपहर तक तापमान बढ़ गया और रसद रुक गई। अब्दुर रज्जाक मामूरी ने लिखा, हमारे सिपाही तलवार से पहले धूप से हार गए। इसके बाद महाराणा अमर सिंह ने ऊंचाई से संकेत दिया कि मध्य दल भी आगे बढ़े। राजपूत सवार जय एकलिंग जी के नारे लगाते हुए घाटी में उतरे और सीधे मुगल पंक्ति से टकरा गए। अचानक हुए इस हमले से मुगल मोर्चा टूट गया। शेर खान अफगान ने दाएं से रोकने की कोशिश की, पर राजपूत तलवारों का दबाव भारी पड़ा। इस बढ़त के बाद महाराणा अमर सिंह ने आदेश दिया कि अगली सुबह पूरी सेना एक साथ नीचे उतरे, क्योंकि अब उद्देश्य था थके हुए दुश्मन को पूरी तरह रोकना। यह देखते हुए आसफ खान ने सेना को पंक्तिबद्ध कर दिवेर की पहाड़ियों पर चढ़ाई का आदेश दिया। उसका विश्वास था कि ऊंचाई हासिल करने से युद्ध पलट जाएगा, लेकिन आसफ खान की सेना ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ऊंचाई का लाभ राजपूतों के पास पहले से ही था। नीचे कीचड़ और धूल में मुगल घोड़े धंस रहे थे। रतन सिंह देवड़ा ने बाएं से और भीम सिंह चुंडावत ने दाएं से घेर कर बीच का रास्ता बंद कर दिया। घाटी में 3 दिशाओं से मेवाड़ी सेना की गूंज उठी। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। रणभूमि के बीच महाराणा अमर सिंह ने अपनी भूमि की रक्षा करते हुए असाधारण वीरता दिखाई। उन्होंने स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतरकर मुठभेड़ का नेतृत्व संभाला। मुगल सेना के सेनापति सुल्तान खान अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा आक्रमण करने आया, पर महाराणा अमर सिंह ने बिना किसी भय के उसका सामना किया। दोनों सेनाओं के सामने हुई इस मुठभेड़ ने पूरे युद्ध को थाम दिया और हर निगाह उसी ओर टिक गई। महाराणा अमर सिंह ने अपना भाला ऊंचा उठाया और तेजी से बढ़ते सुल्तान खान की ओर फेंका। महाराणा अमर सिंह ने अपनी पूरी शक्ति से भाले को भेदा और वह वार इतना सटीक और प्रचंड था कि भाला एक ही वार में सुल्तान खान और उसके घोड़े दोनों के आर पार निकल गया। यह दृश्य देखकर मुगल पंक्तियों में हाहाकार मच गया। सुल्तान खान का निर्जीव शरीर घोड़े के साथ भूमि पर गिर पड़ा और उसके सैनिक भय से पीछे हट गए। इस क्षण ने न केवल युद्ध की दिशा बदली, बल्कि राजपूत सेना के उत्साह को भी दोगुना कर दिया।
शाम तक अब्दुल रहीम ने आसफ खान से कहा कि अगर सेना न निकाली गई तो पूरा दल घाटी में फंस जाएगा। अफसरों ने सुझाव दिया कि रात होने से पहले उत्तरी मार्ग से निकास शुरू किया जाए। आसफ खान ने अंततः आदेश दिया कि सेना दिवेर की घाटी से पीछे हटे। रात होने तक वे पहाड़ी रास्तों से निकले। रतन सिंह देवड़ा और भीम सिंह चुंडावत ने तोपखाना और रसद जब्त की। इस क्षण मेवाड़ ने न सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा की बल्कि दिवेर दर्रे को फिर से अपना दुर्ग बना लिया। अगली सुबह महाराणा अमर सिंह ने ऊंचाई से घाटी देखी और नीचे मुगल झंडे गायब हो चुके थे। महाराणा अमर सिंह ने दुश्मन का पीछा न करने का निर्णय लिया। इतिहासकारों ने लिखा, जहां अकबर की तोपें रुक गई थीं, वहीं जहांगीर की भी थक गईं। ये वाक्य बाद में राजस्थान के लोकगीतों में गूंज उठा। इस सेटबैक के बाद अजमेर में आसफ खान ने जहांगीर को रिपोर्ट भेजी कि मेवाड़ की पर्वतीय सेना से लंबा युद्ध संभव नहीं। जहांगीर को यह समाचार नापसंद था और उसने मेवाड़ से इसका बदला लेने की सोची। पर उसी समय उसके राज्य में नया संकट उभर आया, खुसरौ मिर्जा की बगावत। अप्रैल 1606 में खुसरौ मिर्जा ने दिल्ली से लाहौर की ओर विद्रोह किया। कई अमीर उससे जुड़ गए और जहांगीर को राजधानी छोड़कर उत्तर की तरफ कूच करना पड़ा। उसने अपने सभी चल अभियानों को रोक दिया, जिसमें सबसे पहला था मेवाड़ मुहिम। अजमेर के नजदीक ठहरे आसफ खान को जहांगीर का फरमान मिला कि सारी सेना राजधानी की तरफ लौटे। इस एक आदेश से मेवाड़ अभियान पूरी तरह समाप्त हो गया। महाराणा अमर सिंह ने जब खुसरौ मिर्जा की बगावत की खबर सुनी तो दरबार में कहा कि दुश्मन अब अपनी भीतर की लड़ाई लड़ रहा है और यह उनके लिए धैर्य का समय है। उन्होंने चावंड के सभी सरदारों को आदेश दिया कि सीमाओं की चौकियां पुनः मजबूत की जाए और पहाड़ी गांवों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, और निर्देश था कि मुगल वापस आ सकते हैं, पर उनकी स्थिति को देखते हुए हमारी तैयारी अब स्थायी होनी चाहिए। भील दल फिर सक्रिय किए गए कि यदि कहीं से भी मुगल जासूस दिखें तो पहले ही रोक लिए जाए। इस दौरान मुगल साम्राज्य में स्थिति और भी गंभीर हो गई। जहांगीर ने खुद लाहौर तक कूच कर खुसरौ की बगावत को दबाया। हजारों सिपाही मारे गए और शहजादे को कैद किया गया। इस अभियान से साम्राज्य का ध्यान पूरी तरह उत्तर की ओर चला गया और मेवाड़ का मामला दरबार से लगभग गायब हो गया। कुछ महीनों बाद अजमेर से सूचना आई कि मुगल सेना राजधानी लौट गई और जहांगीर ने कोई नया आदेश नहीं जारी किया। महाराणा अमर सिंह ने कहा कि जब दुश्मन थक जाता है तो युद्ध से ज्यादा मौन जीत लेता है। अक्टूबर 1606 तक मेवाड़ पूरी तरह स्थिर था। लोगों के मन में विश्वास था कि अब अरावली फिर सुरक्षित है। पर इसी शांति में एक नया घटनाक्रम शुरू हो रहा था, राजकुमार बाघ का प्रसंग। दिवेर के युद्ध के कुछ महीनों बाद खमेसरा खिनवाब नाम का एक जैन गुजराती व्यापारी मेवाड़ आया। वह मसाले और कपड़ों का व्यापार करता था और मुगल दरबार से उसके संपर्क थे। सर्दियों में वह चावंड से होते हुए मंडलगढ़ पहुंचा, जहां राजकुमार बाघ सीमा की चौकी संभाल रहे थे। इतिहासकारों के अनुसार खिनवाब ने राजकुमार बाघ से कहा कि यदि वे जहांगीर के दरबार में स्वेच्छा से जाएं तो दोनों राज्यों में संबंध सुधर सकते हैं। उसका तर्क था कि जहांगीर अब अपने पिता अकबर की तरह कठोर नहीं रहा। यह विचार युवा राजकुमार को आकर्षक लगा। राजकुमार बाघ ने बिना पिता को सूचित किए गुप्त रूप से तैयारी शुरू की। कुछ सप्ताह बाद वे अपने विश्वस्त साथियों के साथ मंडलगढ़ से रवाना हुए और उत्तर की ओर बढ़े। जब यह खबर चावंड पहुंची तो दरबार को साफ मालूम न था कि वे कहां जा रहे हैं। उनका दल अजमेर से लाहौर तक रुकता हुआ अंततः जहांगीर के दरबार पहुंच गया। तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है, मेवाड़ का राजकुमार बाघ स्वयं मेरी हाजिरी में आया और निष्ठा व्यक्त की, पर राणा रासों में कहा गया कि वे बिना अनुमति गए और महाराणा अमर सिंह को बात बाद में पता चली। दोनों वर्णनों में भिन्नता है, पर इतना स्पष्ट है कि यह कदम राजपूत दरबार की नीति से बाहर था। लाहौर पहुंचने पर राजकुमार बाघ का स्वागत अब्दुल रज्जाक मामूरी और आसफ खान ने किया। मुलाकात औपचारिक थी। शाही रिवाज के अनुसार राजकुमार बाघ ने झुककर सलाम किया, मगर जहांगीर ने केवल संकेत में सिर हिलाया। वार्तालाप के दौरान उसने पूछा कि क्या उसके पिता ने उसे उसकी ओर भेजा है। राजकुमार बाघ ने जवाब दिया कि वह खुद आया है,
ताकि शांति की संभावना देखी जा सके। जहांगीर ने इस उत्तर पर प्रसन्नता जताई, पर उसे संदेह भी हुआ कि कहीं यह कोई राजनीतिक चाल न हो। उसने अब्दुल रज्जाक मामूरी से कहा कि उसे मेहमान की तरह रखा जाए, मगर उस पर नजर बनी रहे। कुछ दिनों तक राजकुमार बाघ लाहौर में ठहरे रहे। उन्हें दरबार की बैठकों में आने की अनुमति तो दी गई, मगर कोई विशेष पद या उपाधि नहीं दी गई और उन्हें महाराणा प्रताप के भाई सागर के पास रखा गया। सागर ने महाराणा प्रताप के अंतिम दिनों में मेवाड़ छोड़ दिया था और मुगल दरबार में शरण ली थी। कुछ दिनों तक मुगल दरबार में रहने के बाद राजकुमार बाघ सागर के साथ चित्तौड़ लौट आए। जब राजकुमार बाघ सागर के साथ चित्तौड़ लौटे तो साथ ही एक संदेश भी दिया गया कि अगर महाराणा अमर सिंह वफादारी जताए तो शाही संबंध सुधारे जा सकते हैं। इस बीच लाहौर दरबार में अफवाहें फैल चुकी थीं कि मेवाड़ अब झुकने को तैयार है, जबकि चावंड दरबार को अभी तक पता भी नहीं था कि राजकुमार बाघ कहां थे। जब राजकुमार बाघ लाहौर से रवाना हुए तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने मेवाड़ के पुत्र को स्नेह से विदा किया, लेकिन राजस्थानी स्रोतों में यह घटना राजनैतिक भूल के रूप में दर्ज हुई। दोनों ही पक्ष इस यात्रा को अपने हित के अनुसार दिखाने लगे। जहांगीर ने इसे मंजूरी की निशानी कहा और मेवाड़ के कवि इसे अनदेखी की मिसाल बताते हैं। यात्रा से लौटते समय राजकुमार बाघ को एहसास हो गया था कि उनका यह कदम शायद दरबार में असहमति पैदा करेगा, मगर उस समय तक वे लौटने का निर्णय ले चुके थे। रास्ते में राजकुमार बाघ को कई जगह स्थानीय चौकियों से रोककर पूछताछ का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि वे महाराणा अमर सिंह की अनुमति से बाहर गए थे या नहीं। जब यह समाचार चावंड दरबार पहुंचा तो वहां स्तब्धता छा गई। महाराणा अमर सिंह राजकीय बैठक में थे जब दूत ने सूचना दी कि राजकुमार बाघ लाहौर से लौट आए हैं और उनके साथ सागर भी है। भीम सिंह चुंडावत, रत्न सिंह देवड़ा और कुलदेव चुंडावत जैसे सरदारों ने तत्काल सलाह दी कि पहले सागर को अलग रखा जाए और राजकुमार बाघ से अकेले पूछताछ हो। महाराणा अमर सिंह ने सहमति दी और आदेश दिया कि सागर को सम्मानपूर्वक अतिथि गृह में रखा जाए, पर दरबार में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। अगले दिन राजकुमार बाघ को दरबार में बुलाया गया। जब महाराणा अमर सिंह ने पूछा कि क्या यह यात्रा उनकी अनुमति से हुई थी, तो राजकुमार बाघ ने चुप रहकर कहा कि उन्होंने यह कदम इस आशा में उठाया था कि शायद शांति का कोई मार्ग निकल आए। यह उत्तर सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। भीम सिंह चुंडावत ने स्पष्ट कहा कि यह कोई भूल नहीं, बल्कि दरबारी अनुशासन का उल्लंघन है। महाराणा अमर सिंह ने उत्तर दिया कि मेवाड़ के राजा का पुत्र यदि शत्रु दरबार में बिना अनुमति जाए तो वह केवल साहस नहीं बल्कि अनधिकार है। उन्होंने राजकुमार बाघ को दरबार से बाहर जाने का संकेत दिया। इसके बाद दरबार में बहस शुरू हुई कि इस घटना का क्या अर्थ निकाला जाए। कुछ सरदारों का मत था कि राजकुमार बाघ की नीयत सही थी, उसने युद्ध की जगह संवाद का प्रयास किया। दूसरे पक्ष का कहना था कि मुगल दरबार इस घटना को मेवाड़ की अधीनता के रूप में प्रचारित करेगा, और ऐसा हुआ भी। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसी घटना को इस्तेमाल करके दिवेर की लड़ाई को अपनी जीत बताया। इस बीच सागर ने महाराणा अमर सिंह को जहांगीर का संदेश दिया कि यदि महाराणा अमर सिंह जहांगीर की वफादारी स्वीकार करें तो पुराने विवाद समाप्त किए जा सकते हैं। यह संदेश सुनते ही दरबार में नाराजगी फैल गई। महाराणा अमर सिंह ने उत्तर दिया कि मेवाड़ ने न तो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और न ही उसके बेटे की करेगा। उन्होंने आदेश दिया कि सागर को उसी दिन विदा किया जाए और यह कहा जाए कि मेवाड़ किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। राजकुमार बाघ को किसी प्रकार की सजा तो नहीं दी गई, पर उन्हें सभी पद और अधिकारों से हटा दिया गया। चावंड में उनका निवास दरबार से दूर कर दिया गया और वे लंबे समय तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे। मुगल पक्ष ने इस घटना को अपने तरीके से दर्ज किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा, मेवाड़ का राजकुमार बाघ मेरी हाजिरी में आया और उसकी निष्ठा से मैं प्रसन्न हुआ। उसने यह भी जोड़ा कि महाराणा अमर सिंह ने अपने पुत्र को भेजा। यह कथन पूरी तरह मेवाड़ की नीति के विपरीत था।
राजस्थानी स्रोतों जैसे राणा रासों में लिखा गया कि राजकुमार बाघ बिना इजाजत के गए और वापसी पर सम्मान नहीं, शोक लाए। यह अंतर दोनों दरबारों के दृष्टिकोण को साफ दिखाता है। मुगल इसे विजय मानते थे और मेवाड़ इसे भूल। इस घटना ने मेवाड़ की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। बाहर से मुगल खतरा भले घट गया था, पर भीतर संदेह और मतभेद बढ़ गए थे। महाराणा अमर सिंह ने इस स्थिति में भी राज्य की स्थिरता बनाए रखी, पर अब दरबार की एकता पहले जैसी नहीं रही। चावंड की दीवारों के भीतर अब युद्ध के बाद शांति थी, मगर मनों में असमंजस और अविश्वास। राजकुमार बाघ की बिना अनुमति यात्रा ने चावंड दरबार को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक पक्ष के सरदार, जिनमें भीम सिंह चुंडावत और रतन सिंह देवड़ा प्रमुख थे, मानते थे कि राज्य की नीतियों में अनुशासन सर्वोपरि है और राजकुमार बाघ का कार्य उस अनुशासन का उल्लंघन था। दूसरा पक्ष, जिसमें कुछ युवा कुलीन और सीमांत अधिकारी थे, यह कहते थे कि अगर मुगलों से संवाद से युद्ध टल जाता तो यह राज्य के हित में होता। महाराणा अमर सिंह इन दोनों मतों के बीच संतुलन बनाए रखे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका धर्म और स्वाभिमान किसी समझौते से नहीं बचाया जा सकता। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि अब मुगल दरबार से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखा गया। जहांगीर के दूतों के पत्रों का उत्तर सिर्फ औपचारिक संदेशों से दिया जाता था। दरबार में यह घोषित किया गया कि मेवाड़ का सम्मान स्वतंत्रता से बड़ा नहीं, पर अधीनता से छोटा भी नहीं। यह पंक्ति महाराणा अमर सिंह के राजकीय फरमान में दर्ज हुई और बाद में लोक कथाओं में प्रसिद्ध हुई। राज्य के सामाजिक जीवन में भी इस अवधि का असर स्पष्ट था। लोग अब मुगलों के साथ किसी भी संपर्क से सावधान हो गए। चावंड की दीवारों पर पहरे दुगने कर दिए गए। राज्य के इतिहासकारों ने इस अवधि को आंतरिक स्थिरता का समय कहा, जहां बाहरी शत्रु नहीं था, पर भीतर सतर्कता कायम रही। पिछले 2 वर्षों में जो संघर्ष, विरोध और पुनर्गठन हुआ, उसने इस राज्य को ऐसी पहचान दी जो आने वाले दशकों तक अडिग रही। महाराणा अमर सिंह ने न केवल अपने पिता महाराणा प्रताप की युद्ध नीति को जीवित रखा, बल्कि उसमें संयम और नीति का नया अध्याय भी जोड़ा। और इतिहासकारों का मत है कि दिवेर के युद्ध के बाद जहांगीर को यह एहसास हो गया था कि मेवाड़ में स्थायी जीत संभव नहीं, और दिवेर की हार छुपाने के लिए मुगल दरबार ने फिर वही किया जो हमेशा करते हैं, छोटी बात को जीत बता दिया। और इतिहास को ऐसे ही तोड़ मरोड़ कर ये लोग हमेशा खुद को जीतता हुआ दिखाते आए हैं। यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो महाराणा राज सिंह की बहादुरी को महसूस कीजिए, रानी कमलापति के बलिदान को समझिए और रमसेज की घेराबंदी को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।